अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग जो सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और मैंने बताया था वो पार्ट 1 है और आज उसी वीडियो का पार्ट 2 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तीन कैपेसिटर्स हैं 1 पिको फैराड के और उन्हें अलग अलग चार्ज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंसेस से। पहले को 100 वोल्ट से करा, दूसरे को 200 वोल्ट से और तीसरे को हमने चार्ज किया 300 वोल्ट से। और फिर उन कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल ज्वाइन कर दिया। तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? तो C1, C2, C3 तीनों के तीनों 1 पिको फैराड के बराबर हैं। पिको मीन्स 10⁻⁻12 फैराड। पहले वाले कैपेसिटर को 100 वोल्ट से चार्ज किया, दूसरे वाले को 200 से, तीसरे वाले को 300 से। तो तीनों में अलग अलग मतलब चार्जेस स्टोर हुए। लेकिन जब उन तीनों को बैटरी से हटाकर पैरेलल जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उन तीनों पर। तो पहले तीनों पर जो है ना चार्ज कितना आया वो पता कर लो। तो Q1 बराबर आ सकता है C1 इंटू V1, 1 पिको फैराड मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ गया 1 एक्सपोनेंट -10 कूलम। इसी तरीके से Q2 पता करा तो C2 V2 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 200 करना पड़ेगा 1 पिको फैराड को, तो आ गया 2 एक्सपोनेंट -10। एंड सिमिलरली हमने फाइंड कर लिया Q3 जो कि बराबर आएगा C3 V3, यानी कि 1.0 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 300 तो आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। अच्छा, फिर उन कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल ज्वाइन कर दिया। तो पैरेलल में कैपेसिटर्स की जो चार्जेस हैं टोटल चार्ज पता कर लो। तो तीनों चार्जेस को सीधा सीधा ऐड करना पड़ेगा। तो पहले के पास है 1 एक्सपोनेंट -10 कूलम, दूसरे के बाद 2 एक्सपोनेंट -10 और तीसरे के पास है 3 एक्सपोनेंट -10। तो माइनस का 10 कॉमन, 1 + 2 + 3 ये हो गया 6 एक्सपोनेंट -10 कूलम। ये आ गया टोटल चार्ज जो कि उनके ऊपर स्टोर हुआ था जब अलग अलग उनको बैटरी से ज्वाइन किया था। फिर हमने क्या किया कि हमने अब टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा C1 + C2 + C3। ये वाला फॉर्मूला इस वजह से अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको पैरेलल जोड़ा है। पैरेलल में सीधा सीधा ऐड किया जाता है। तो 1 पिको फैराड + 1 पिको फैराड + 1 पिको फैराड तो आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट -12। और पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था तो हमें पता है Q बराबर होता है CV के। तो जो फॉर्मूला है Q = CV, उससे हमने जो है वो V की वैल्यू निकाली। तो C जो है वो Q के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस 6 एक्सपोनेंट -10 डिवाइड बाय 3 एक्सपोनेंट -12 तो आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 2 जो कि बराबर होता है 200 वोल्ट्स के। यानी कि कुछ एवरेज आंसर आया। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि अगर वोल्टेज पहले का 100 वोल्ट था, दूसरे का 200 वोल्ट, तीसरे का 300, तो जो वोल्टेज आया वो उन तीनों का एवरेज आया। नाउ 12.21 कंपेयर करना है कैपेसिटेंसेस ऑफ 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। इसमें डाइलेक्ट्रिक इस तरह से इंसर्ट किए गए हैं जैसे कि डायग्राम में नज़र आया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और K2 है। तो देखो पहले वाले केस में केस A के अंदर दोनों डाइलेक्ट्रिक, एक K1 वाला डाइलेक्ट्रिक और K2 वाला डाइलेक्ट्रिक फिल इस तरह से किया गया कि दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया हुआ है। जो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो पूरा ऑक्यूपाई करा हुआ है, डिस्टेंस D है। लेकिन दोनों ने एरिया जो प्लेट का था उसको आधा आधा ऑक्यूपाई करा हुआ है। तो इसका जो एरिया है वो A/2 है और इसका एरिया A/2 है। जबकि जो केस B है उसमें डाइलेक्ट्रिक्स को ऐसे फिल करा कि एरिया दोनों ने बराबर का कवर किया हुआ है। जो एरिया है वो तो दोनों ने बराबर का कवर किया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं A के बराबर। लेकिन जो डिस्टेंस है वो दोनों का अलग है। इसका डिस्टेंस D का आधा है और जो K1 है उसका भी डिस्टेंस D का आधा है। तो केस A के अंदर हमने देखा कि एरिया हाफ हुआ था और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हाफ हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं D/2 के बराबर। तो वही हमने कैपेसिटेंस, अच्छा हमने मान के लिया कि जो K1 है वो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करेगा C1, जो K2 है वो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करेगा C2 और एरिया हाफ है दोनों का A/2 और A/2। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल चार्ज फ्लो करता है और यहाँ से बाहर की तरफ आता है तो आप देखोगे कि चार्ज के लिए ये जो दोनों हैं ये हैं पैरेलल। तो पहले तो इन दोनों की कैपेसिटेंस निकालते हैं। C बराबर होता है
के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के, लेकिन एरिया हाफ हुआ है तो ए अपॉन 2 कर लिया, और पहले का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है तो हमने K1 लिख दिया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा जो K2 की वजह से कैपेसिटेंस है, सेम K2 आ गया और एरिया उसका भी हाफ है तो A अपॉन 2 आ गया, और अपॉन में लिखा हुआ है D। अब क्योंकि दोनों नज़र आ रहे हैं पैरेलल, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, पैरेलल में सीधा सीधा ऐड करते हैं, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 डिवाइड बाई D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 डिवाइड बाई D। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 2 है पहले तो ये चला गया नीचे, तो ये बन जाएगा 2D दोनों तरफ। फिर हम आगे स्टेप कर सकते हैं और इस कैपेसिटेंस को हम नाम दे रहे हैं CA का, क्योंकि ये A वाले केस की टोटल कैपेसिटेंस है। ठीक है, एलसीएम लिया तो 2D एलसीएम आ गया, और एलसीएम लेने के बाद हमने कॉमन ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट और A कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 बचा और अपॉन में आ गया 2D। ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया केस A का। ठीक है ना, फिर केस B की तरफ आते हैं जहाँ पे डिस्टेंस हाफ हुआ था, तो हमने उसको नाम दे दिया C1 डैश और C2 डैश। ठीक है, और अब जो डिस्टेंस था वो मैंने समझाया था कि अब जो डिस्टेंस है वो दोनों का आधा आधा हो गया, यहाँ वाला डिस्टेंस हो गया हाफ और ये वाला डिस्टेंस भी हो गया हाफ। तो अब जो डिस्टेंस होगा उसको हम लिखेंगे D अपॉन 2, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, लेकिन हमने D अपॉन 2 लिखा और यहाँ पे भी हमने लिख दिया D अपॉन 2। तो ये जो 2 डिवाइड में लिखा हुआ है ये ऊपर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस वजह से हमने इसको कर दिया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहाँ पे भी हो गया 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब अगर चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से तो उसको दोनों से गुजरना पड़ेगा, यानी कि जो K1 और K2 हैं ये दोनों सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड होती है, उसको हम CB का नाम देंगे। 1 अपॉन CB इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 डैश प्लस C2 डैश, और अगर एलसीएम लेना चाहें तो ये आ जाएगा, CB की वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली, पहले तो हमने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा C1 C2 डैश और ऊपर आ जाएगा C1 डैश प्लस C2 डैश, और रेसिप्रोकल करेंगे तो CB की वैल्यू अलग हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, नीचे आ जाएगी प्लस वाली वैल्यू। तो ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया, नीचे हमने दोनों की वैल्यूज़ को रख दिया प्लस में। नीचे एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया D, और बाकी बस उनको ऐड कर दिया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा दिया 2 2 ज़ार 4, K2 मल्टीप्लाई हुआ K1 से, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया और A का स्क्वायर हो गया और D का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब क्या क्या कैंसिल हुआ उसको देखो, क्योंकि अभी कैंसिलेशन करानी है लाजमी तौर पर हमें। तो कैंसिलेशन कहाँ कहाँ हुई, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2K1 एप्सिलॉन नॉट A, तो कैंसिल 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया था, K1 K2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया और A हो गया। यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि हमने ये जो वैल्यू थी इसका रेसिप्रोकल करा, तो D ऊपर चला गया और नीचे आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2, और उसको रीअरेंज कर लो तो एक D से एक D कैंसिल हो गया। ठीक है, एक A से एक A कैंसिल हो गया, और एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो आंसर आया CB का वो आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया CB का। ऑलरेडी CA का आंसर आ चुका था। दोनों की वैल्यूज़ को कराना है डिवाइड, इसी को कहते हैं कंपेयर करना। तो CB की वैल्यू ये आई अभी जो हमने निकाली, और उससे पहले CA की वैल्यू आ गई थी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2D ऊपर चला जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी नीचे की तरफ। तो फिर अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, D से D कैंसिल, ठीक है, और 2 2 ज़ार ये हो गया 4, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट और A से A कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो K1 प्लस K2 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 12.22 काफ़ी हद तक जो है वो हमारे 20th न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, बस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। हमने 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड को अलग अलग बैटरी से चार्ज करा, 600 वोल्ट की बैटरी से और 1000 वोल्ट की बैटरी से, और फिर उनको डिस्कनेक्ट करके आपस में पैरेलल जोड़ दिया। जैसे वहाँ पे पिकोफैराड वाले थे, 1 पिकोफैराड वाले, बिल्कुल इसी तरह अलग से चार्ज करा 600 वोल्ट और 1000 वोल्ट से, और फिर हमने उनको डिस्कनेक्ट करके आपस में पैरेलल जोड़ दिया। तो अब फाइनल चार्ज कितना होगा हर कैपेसिटर पे वो हमें फाइंड करना है।
कैपेसिटेंसेज आ गई 10 माइक्रोफेराड 10⁻⁻⁶, यहाँ पे -6, और पहले का वोल्टेज हो गया 600, दूसरों क्या गया 1000। तो हमें फाइनल चार्जेस पता करने, इसको कर देते हैं Q1 डैश और Q2 डैश, जो कि हमें फाइंड करना है। फिर क्या किया, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि पहले कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर करा। तो Q1 आ जाएगा C1V1, कैपेसिटेंस है 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 600, तो आ गया 0.006 कूलम। फिर Q2 की वैल्यू आ गई, Q2 आ गया C2V2, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आ जाएगा 0.02 कूलम। टोटल चार्ज पता करेंगे जैसा उस न्यूमेरिकल में किया था, तो इनिशियल टोटल चार्ज आ गया 0.006 प्लस 0.02, यानी कि 0.026 कूलम। यह है टोटल चार्ज। अब क्या पता करना है, टोटल कैपेसिटेंस। पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा C1 प्लस C2, तो 10 प्लस 20 30 माइक्रोफेराड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ फेराड। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वही मैंने बताया कि Q/C से फाइंड हो सकता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने CE का नाम दिया है। तो चार्ज था 0.026 डिवाइड बाय CE करेंगे, यानी कि जो 30⁻⁻⁶ है, तो वोल्टेज जो आया एवरेज वो आ गया 866.6 वोल्ट। अब दोनों कैपेसिटर्स को जब हमने बैटरी से हटाकर अलग से पैरेलल जोड़ दिया तो वोल्टेज हो गया है 866.6 वोल्ट। अब देखते हैं हर एक में कितना चार्ज होगा। तो हमने उसको नाम दिया था Q1 डैश, कैपेसिटेंस तो वही रहेगी, लेकिन अब जो वोल्टेज इस्तेमाल होगा ये फाइनल वाला होगा, V वाला। तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 866.6, तो आ जाएगा 8.67 10⁻³ कूलम। और जब दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज पता करेंगे C2 पर, तो आ जाएगा Q2 डैश C2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला वोल्टेज 866.6 वाला, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 20 एक्सपोनेंट -3 कूलम। ठीक है ना, ये दोनों के फाइनल चार्जेस आ गए। इनिशियल अलग थे, फाइनल अलग हो गए। जिसमें पहले कम चार्ज था अब उसमें बढ़ गया, और जिसमें पहले ज़्यादा चार्ज था उसका चार्ज हो गया कम। अब सेम न्यूमेरिकल है, लेकिन हमने क्या करना है, 12.22 को जैसे हमने सॉल्व किया था तो हमने कैपेसिटर्स को जोड़ा था पैरेलल में, बट अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने उनको सीरीज में जोड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से। तो अब चार्ज पहले कैपेसिटर पे हमने निकाला, सेम वही C1V1, ठीक है। तो 600 वोल्ट से उसको ज्वाइन किया था, तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 600 वही आ गया 0.006 कूलम। दूसरे वाले को हमने चार्ज किया था 1000 से, तो आ गया 0.02 कूलम। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ, ठीक है ना, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसका क्योंकि बात ये कि सर्किट तो स्टिल ओपन है, सीरीज में कोई क्लोज थोड़ी हुआ है कि चार्ज ट्रांसफ़र हो सके। ये देखो मैं समझाता हूँ। ये आ गया पहला कैपेसिटर, लेट से C1, और फिर इसी के साथ सीरीज के अंदर आ गया दूसरा कैपेसिटर C2। अब बैटरी से तो हटा दिया ना, अब ये सर्किट ओपन है, तो कोई भी चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। कब ट्रांसफ़र होता, जो इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में था, उसमें क्या था कि दो कैपेसिटर्स हैं और उनको हमने बैटरी से ज्वाइन करने के बाद हमने जोड़ दिया था पैरेलल। तो देखो पैरेलल के अंदर सर्किट कंप्लीट हो रहा है। जब सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है ना। जब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, सेम रहेगा चार्ज, यानी Q1 भी उतना ही आएगा 600-3, और Q2 भी उतना आएगा 20 एक्सपोनेंट -3 कूलम, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो। सो आई होप ऑल इज़ वेल। आप लोग तमाम न्यूमेरिकल्स समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और हम लोगों ने तमाम ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है, ठीक है। अब तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बार बार देखो, जितनी मरतबा कन्फ्यूजन्स होती हैं, जितनी मरतबा देखना चाहो देखो, फ्री तो हैं, बट प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स बेकार हैं, ओके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।